So today's topic is water and electrolytes. जो second chapter है water and electrolytes. So जो वाटर एंड जो ये है दैट प्लेयर्स मेन रोल इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दो टर्म इसमें यूज होती हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज. कॉन्टिन्यूस फेज मतलब जो फ्लूइड फेज, वाटर में हमने कोई साल्ट डिसॉल्व किया है, जो ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है, तो वाटर इज कॉल्ड एज द कॉन्टिन्यूस फेज. और जो particles that has been dispersed in the water, that is called as the dispersed phase. D-I-S-P-E-R-S-E-D, dispersed phase. So एक होता है continuous phase, एक होता है dispersed phase. Amount in the जो large amount में है, that is called as the continuous phase. जो चीज dissolve की गई है in the form of electrolytes और solutes, that is called as the dispersed phase, जो उसमें dissolve की गई है. बस पता ही है, मतलब जो वाटर है अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज वाटर एंड अबाउट 3/4 4 पार्ट अगर हम 100 मतलब 75% अप्रोक्सीमेटली जो अर्थ का क्रस्ट है दैट इज कवर्ड विद वाटर. ओशंस में है ना, ग्लेशियर्स में जमी पड़ी है या ओशंस में, मतलब 75% ऑफ 3/4 जिसको हम बोलते हैं वो वाटर है. और ह्यूमन जो बॉडी का वेट है अप्रोक्सीमेटली 60%, हम जो हमारा बॉडी वेट है, हमारा 60% बॉडी वेट इज अप्रोक्सीमेटली वाटर. तो जो बॉडी वाटर है इसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन भी करते हैं. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है प्रेजेंट विद इन द सेल, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट विद इन द सेल, और ये होता है 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, 40 to 45% ऑफ द बॉडी वेट. एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल. सो इंट्रा और एक्स्ट्रा, इंट्रा इनसाइड, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड. आउटसाइड द सेल दैट इज अबाउट 1/3 ऑफ द बॉडी वाटर. जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को है हम 3 तरह से हम मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड. जो प्लाज्मा है दैट इज वाटर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड वेसल्स इज प्लाज्मा. जो ब्लड वेसल में सर्कुलेट कर रहा है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो है 1/5. इंटरस्टिशियल सर्कुलेटिंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस दैट इज 4/5. 1/5 प्लस 4/5 अप्रोक्सीमेटली 1% तो ऐसे ही हो गया. ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन द cerebrospinal और gastrointestinal tract, that is called as the transcellular fluid. So intra inside the cell, extra outside the cell. एक्स्ट्रा जो है 3 तरह से होती है, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल और ट्रांससेलुलर. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स ऑफ वाटर क्या है? एक तो हम जो हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं. एक तो हम पानी पीते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर हो गया तो हम 2-3 गिलास तो हम पी लेते हैं एक दिन में. गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं, सर्दियों में थोड़ी सी कम जरूरत पड़ती है. या फिर कॉफ़ी, टी है ना, उसमें भी हम पानी ले लेते हैं. सब्जियों के रूप में भी हम पानी ले लेते हैं. और मतलब ये क्या है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. ज़्यादा हम पानी पीने से, वैसे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट भी फर्क करती है. सर्दियों में हमें कम पानी पीने की जरूरत पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा जरूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि हमें पसीना वगैरह आता है. या फिर जो वर्क करते हैं जैसे मजदूर वगैरह हैं ना, तो वो वर्क करते हैं तो उनको पसीना ज़्यादा आता है, तो उनको पानी पीने की जरूरत ज़्यादा पड़ती है. अगर हम कमरे में बैठे रहेंगे तो हमें जरूरत है जो कम पड़ेगी. और ये अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी,
एल्टीट्यूड, तो इस तरह ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और द नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी टेकन बाय ए पर्सन इन ए डे इज अप्रोक्सीमेटली 1700 ml से 1800 ml, मतलब क्या है 1.5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 लीटर की जरूरत पड़ती है। 1.5 से 2 लीटर की हमें एक दिन में जरूरत पड़ती है। पर अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे जो है 700 से 800 ml की और ज्यादा जरूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर और ऐड कर दो उसमें। मतलब अगर हम वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं, तो हमें 2.5 लीटर के करीब हमें कम से कम हमें पानी पीना चाहिए एक दिन में। स्ट्रक्चर इसकी वाटर की स्ट्रक्चर क्या है? तो वाटर में इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज H2O। H2O, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। इसमें जो एक बनता मतलब कैसे है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1s2 ऑक्सीजन को 2s2 2p4। तो ये ऑक्सीजन का जो शेल है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो गए? 2 और 4। वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसको वैलेंस शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट फिलिंग नहीं है, 2 कम है इलेक्ट्रॉन। सो जो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है? टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? हाइड्रोजन से आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन इसको जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है। There is sharing of 1 electron from each of the 1 atom of hydrogen. So 2 electrons are coming from the 2 atoms of hydrogen, and so इसकी जो वैलेंस शेल की जो वैलेंस शेल है इसका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से ये, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सीधी नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इस तरह से नहीं होता है कि सीधा हम अटैच कर दें, सीधा नहीं होता है। जो ये हाइड्रोजन एटम है एक एंगल पे अटैच होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, एक एंगल पे जो अटैच होते हैं, मतलब बेंड शेप है इसकी। तो ये एंगल कितना बनता है? 104.5 डिग्री। यहाँ पे एंगल बनता है 104.5 डिग्री। अगर सीधा होता तो 180 डिग्री का एंगल बनना था, नहीं है। तो ऐसे नहीं है, ये इसका जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में 104.5 डिग्री। बेंड क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसने अपना जो एटम इसके साथ शेयर, इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड ऑक्सीजन बिकम्स मोर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो देयर इज रिपल्शन ऑफ द बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती तो ऐसे सीधा होना था बॉन्ड, पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होने के कारण जो है रिपल्शन है, तो एक एंगल पे है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये इट्स गिविंग द इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव क्यों है? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे शो करेंगे ये डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इट्स गिविंग द इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव क्यों है? इट्स टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण रिपल्शन होती है, और रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड है वो सीधे नहीं होते हैं, एक एंगल पे होते हैं।
और वाटर की टेंडेंसी जो H2O है, दो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी है टू फॉर्म द इंटरेक्शन, एक तरह से एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। उस इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए बॉन्ड बिटवीन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। एक तरह से एक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल। उस बॉन्डिंग को किसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, तो सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल है ये, और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। So there is a tendency to means there is attraction between the two water molecules. उस attraction को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो क्या है ये? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, उसके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं जो बॉन्डिंग बनती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। सो इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी जो अगर वाटर की हम कोई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम मतलब डिस्कस कर सकते हैं। इसका करैक्टर क्या है? वाटर का अपना कोई टेस्ट तो होता नहीं है, ना ही कोई कलर होता है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, कोई ऑर्डर भी नहीं होता है ना, कोई ऑर्डर तो कोई भी कुछ भी नहीं होता इसका, तो ऑर्डरलेस है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। क्यों? क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द अनदर। मैंने बताया था ना यहाँ पे अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप लिख लो आप, अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड to a liquid substance to transform a quantity of that substance into a gas। सो हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम ऐड कर रहे हैं ताकि वो जो लिक्विड है गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। और वाटर क्या है? आमतौर पे जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं फ्रीजिंग से, वाटर एक्सपैंड होता है। अगर आप ना कोई बॉक्स पानी का भर के फ्रिज में रखोगे, यू विल सी दैट जितना पहले उसका वॉल्यूम था, फ्रीज होने के बाद उसकी जो वॉल्यूम वो ज्यादा हो जाता है, एक्सपैंड करता है वो। आमतौर पर दूसरे जो लिक्विड्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, ये एक्सपैंड करता है। वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यू राइट डाउन क्या होता है? द टेंशन ऑफ सरफेस फिल्म, द टेंशन ऑफ सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड caused by the attraction of the particles in the surface layer which tends to minimize the surface area,
सो क्या है, जो सरफेस लेयर है दैट टेंड्स टू हैव ए मिनिमम सरफेस एरिया, टेंशन क्रिएटेड इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन, और इसकी वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन देन हायर देन द अदर लिक्विड्स आल्सो। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब इसमें हर तरह का सब्सटेंस ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर गैसेस इसमें, क्योंकि वाटर है हाईली पोलर मॉलिक्यूल है इटसेल्फ, so non-polar gases are poorly soluble whereas polar gases are highly इसमें readily dissolve in water। क्यों? water itself is a polar। polar मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पोलर है इसलिए इसमें पोलर गैसेस इसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। और वाटर की आयनाइजेशन हो जाती है, मतलब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर readily dissociates into H positive ion plus OH negative ion. So there is dissociation of the water molecule into H positive ion और OH नेगेटिव। वाटर बुक में 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, एक ही बात है, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बताया। तो देयर इज डिसोसिएशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू H पॉजिटिव आयन एंड एक ही बात है एंड OH नेगेटिव आयन। अगर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल लूंगा, अगर मैं 2 वाटर मॉलिक्यूल लूंगा तो दिस विल बी शोन दिस वे H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव है। सो वाटर एक्ट्स एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। एसिड होता है दैट लिबरेट्स H पॉजिटिव आयन, उसको एसिड बोलते हैं, दैट लिबरेट्स H पॉजिटिव आयन। जो OH नेगेटिव में लिबरेट करता है उसको बेस बोलते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव भी दे रहा है, OH नेगेटिव भी दे रहा है, तो इट एक्ट्स एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो दिस इज कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब एसिड भी एक्ट कर रहा है और बेस भी एक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर और नेचर। हमारी बॉडी में वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, है ना। हम कोई चीज खा ले, हमें कई बार ऐसा होता है कि हम रोटी मतलब खाना खा रहे हैं तो अपना मतलब वो जल्दी से पचती नहीं है, तो हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है डाइजेशन के लिए वैसे भी, और तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी है ना, जो बॉडी में उसकी एक्सक्रीशन में ये सो डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। और इसमें डिसॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स एंड हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन आल्सो, और एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। रेगुलेट्स द टेम्परेचर बाय स्वेटिंग, स्वेटिंग थ्रू टेम्परेचर है ना, इसका मेंटेन होता है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए बॉडी। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो 6 पॉइंट हैं, ये आप नोट कर लेना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन भी इसको 2-3 नंबर का 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस इन द बॉडी, हम वाटर एक बार ले पी तो लेते हैं, तो आगे बैलेंस कैसे, मतलब कितनी अमाउंट में पीनी चाहिए और कितनी एक्सक्रीट होती है, एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आमतौर पे जैसे मैंने पहले भी बताया था, 60% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज वाटर, मेड अप ऑफ वाटर। सो इसको हम 2 कंपार्टमेंट्स में हम एनलिस्ट कर सकते हैं, इनटेक, आउटपुट। इनटेक एक तो फूड के फॉर्म में, फूड के फॉर्म में सब्जियों में पानी होता है ना, या फ्रूट्स में पानी होता है, वाटरमेलन वगैरह जो हम गर्मियों में ठंडी तसीर वाले जिसको बोलते हैं, ठंडी तसीर वाले फ्रूट खाने चाहिए, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फूड के थ्रू हम लेते हैं, बीवरेजेस के थ्रू लेते हैं। एक ड्रिंक्स में हम जब हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी या तो ऐसा पी लेते हैं, या कॉफी फॉर्म में या चाय के रूप में ले लेते हैं।
तो ये ड्रिंक्स में, तो जो फूड के फॉर्म में 700 ml लिखा हुआ है, ड्रिंक्स में 1000 टू जो 1500 ml, और ऑक्सीडेशन वाटर जो है 300 ml। इस तरह से टोटल अप्रोक्सीमेटली ये बन गया 2 लीटर टू 2.5 लीटर बन गया ये अप्रोक्सीमेटली, है ना। आउटपुट क्या है, ज्यादातर यूरिन फॉर्म में, जितना हम पानी पिएंगे उतना हमारा यूरिन बनेगा। यूरिन फॉर्म में उतना मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 टू 1500 ml जो है 1.5 लीटर मतलब जो यूरिन फॉर्म में निकल चला जाता है। पर्सपिरेशन लंग्स, जब हम सांस लेते हैं हमें पता नहीं चलता, स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर इज आल्सो लॉस्ट इन द, जब हम पर्सपायर करते हैं, सांस लेते हैं लंग्स फेफड़ों के थ्रू, ये हमें पता नहीं चलता पर ये लॉस होता है वाटर का इसके थ्रू भी आल्सो। और स्टूल है ना, फीसिस फॉर्म में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉस्ट। स्टूल, यूरिन, पर्सपिरेशन, सो इस तरह से वाटर का लॉस होता है। और जैसे कई डायरिया गर्मियों में है ना, बच्चों को आमतौर पर ज्यादा हो जाता है, तो उनको ORS का घोल दिया जाता है, ORS का घोल, ताकि जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की वो पूरी हो जाए। तो है ना, तो ऐसा भी डायरिया में बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो हमें ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। ORS घोल इसलिए लेते हैं ताकि वो जल्दी पच जाता है, कई बार सीधा पानी पचता नहीं है तो फिर हमें ORS घोल वगैरह लेने पड़ते हैं। वाटर इनटेक जो है, जो 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर हम लेते हैं, ये हमें प्यास लगती कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पानी पीना है या नहीं पीना है। आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पियोगे ना। तो प्यास का जो थर्स्ट सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में लोकेट होता है। हाइपोथैलेमस जो थ्रस्ट सेंटर है हाइपोथैलेमस में लोकेट होता है, उससे सिग्नल मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें पानी पीना है। जब हम पानी पी लेते हैं तो वो सिग्नल अपने आप ही डिमिनिश हो जाता है, उससे पता चलता है कि हमने पानी पीना है या नहीं पीना है। सो इसमें मैंने पहले बताया, ड्रिंक्स में सॉलिड फूड और ऑक्सीडेशन वाटर, हम ये इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट जो बॉडी की पूरी होती है। और अगर ये कितना पानी पीना है, डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज टू बी टेकन। जैसे सोडियम है, अगर हमने सोडियम रिच डाइट ली है तो सोडियम क्या है, वो वाटर को होल्ड करके रखता है बॉडी में। सोडियम क्या है, वाटर को होल्ड करके रखता है, तो प्यास ज्यादा लगेगी हमें। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आल्सो इंक्रीजेस द वाटर रिटेंशन। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो इंक्रीज वाटर रिटेंशन। और जो कार्बोहाइड्रेट लो डाइट है रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बॉडी वाटर। सीरम प्रोटीन्स हैं, दीज आल्सो इन्फ्लुएंस वाटर बैलेंस। सीरम प्रोटीन्स आल्सो इन्फ्लुएंस वाटर बैलेंस। वाटर आउटपुट मैंने बताया, यूरिन, स्टूल, पर्सपिरेशन, सो ये डिफरेंट अमाउंट इसके थ्रू जो लॉस होती है। नाउ व्हाट इज एसिड बेस बैलेंस? एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एसिड है क्या? Acid is a substance that liberates proton when dissolved in water. क्या है? जैसे HCl है, that will liberate proton. Proton इसको क्या बोलते हैं? H positive proton liberates H positive ion when dissolved in water. So जो H positive ion liberate करेगा उसको हम बोलते हैं एसिड।
तो इसके इसलिए जो कौन कौन से एसिड हैं, दो तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो जिसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है लिबरेट करने की H पॉजिटिव आयन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम लिबरेट करता है उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड्स हैं एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो जितने ज्यादा लिबरेट H पॉजिटिव आयन लिबरेट करेगा उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, अगर कम लिबरेट करेगा तो उसको बोलते हैं वीक। एसिड्स डिक्रीज pH by increasing the concentration of H positive in the solution। मैं बताऊंगा अभी pH क्या है। बेस is a substance that is capable of giving hydroxy ion that is dissolved in water। जैसे NaOH है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व किया, it will liberate OH नेगेटिव आयन। ये बेस है, तो that liberates OH नेगेटिव आयन when dissolved in water। उसी तरह से इसको स्ट्रॉन्ग बेस that has tendency to give more of the free OH negative ions and or weak base। तो अब है डेफिनेशन ऑफ pH। pH क्या है? pH is minus log of H पॉजिटिव आयन। pH क्या है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो अगर हम इसकी स्केल देखें, इसकी स्केल को हम 0 to 14 pH की स्केल को अगर हम ऐसे स्केल बनाएं तो 0 to 14, अगर pH 7 है तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल pH। अगर जो 7 से ज्यादा है तो बेसिक, अगर कम है तो एसिडिक। तो जितनी ज्यादा जो pH है 7 से कम होती जाएगी, we will call the solution is more of acidic। अगर जितनी ज्यादा जो pH है ज्यादा होती जाएगी, we will say it's more of strong base। जितनी ज्यादा होती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा, जितनी ज्यादा कम होती जाएगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। और जो नॉर्मल जो pH है ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज 7.4। हमारे ब्लड प्लाज्मा की जो pH होती है वो 7.4 होती है। हम इसको pH को मेजर कैसे करते हैं? एक तो बाय यूजिंग द इंडिकेटर डाइज लाइक लिटमस, फिनोक्सिलिन, फिनोल रेड, और या फिर pH मीटर से हम मेजर करते हैं। pH मीटर में ग्लास रोड होती है, वो डिप कर देते हैं सोल्यूशन में, और दैट इज कंपेयर्ड विद द सोल्यूशन ऑफ नॉन pH। उससे हम क्या है, उस सोल्यूशन की हम pH हम मेजर कर लेते हैं विद द pH मीटर, या फिर इंडिकेटर डाई से हम उसकी जो है pH जो है मेजर कर लेते हैं। अगर जो वैसे तो नॉर्मल pH ऑफ द ब्लड इज 7.4, बट अगर जो उसकी pH है जो कम हो जाए ड्यू टू सीवियर डायबिटीज के कारण या किसी और डिजीज के कारण, द कंडीशन इज कॉल्ड एज द एसिडोसिस। अगर उसकी pH ज्यादा हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड एज द अल्कैलोसिस। सो pH कम हो जाए 7.4 से ज्यादा, एसिडोसिस कंडीशन को बोलते हैं, और ज्यादा हो जाए तो उसको अल्कैलोसिस को बोलते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म इन द बॉडी बाय विच वी कैन मेंटेन द pH। वो एसिड बेस बैलेंस है, वो हम कल डिस्कस करेंगे।